अपना परिचय दूंगी। जैसे कि मेरा नाम सपना लोधी, मोहारी खनिया थाना जिला शिवपुरी से मैं बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरा वर्तमान निवास मेरा ग्वालियर में है। और इस सिस्टम को हम दोनों हस्बैंड वाइफ सीख रहे हैं, और जब तक जिएंगे सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं अपनी अपलाइन, जो भी मेरी अपलाइन है, बहुत ही अच्छी अपलाइन है और हर समय हमें साथ देती है, आगे बढ़ने का हौसला देती है। तो मेरे जो अपलाइन है, बीसी सर, कदम सर, जेके जैन सर, तो उन्होंने मुझे बहुत ही सिखाने की कोशिश की है और आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं। कि मैं बोलती थी मैं बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन वो बोलते थे नहीं आप बोल पाओगे। तो बस उन्हीं के अनुसार मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो सभी लोग जो अपनी कहानियां सुनाते हैं, तो मैं भी अपनी कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि सभी की जिंदगी में संघर्ष आता है। किसी की जिंदगी में छोटा, किसी की जिंदगी में बड़ा, लेकिन हम लोग क्या समझ लेते हैं कि संघर्ष हमारी जिंदगी में ज्यादा है। तो मैं भी कुछ ऐसा ही समझती थी, लेकिन जब 1 बजे की मीटिंग में आना शुरू किया, सभी की कहानियां सुनी, तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मेरी जिंदगी में तो बहुत ही कम संघर्ष है। इतने सभी लीडर जो आते हैं, सभी मेरी बहनें जो आती हैं, उनकी जिंदगी में भी संघर्ष है। इससे पहले मुझे यही पता था सबसे ज्यादा संघर्ष मेरी जिंदगी में है। लेकिन मैं आज अपनी कहानी को सुनाऊंगी। जैसे कि हम लोग साथ में बहन भाई थे, 5 बहन और 2 भाई, और सबसे बड़ी मैं थी। तो बोलते हैं कि सबसे ज्यादा प्यार बड़े को मिलता है। तो मुझे भी ऐसे ही बहुत ही ज्यादा प्यार मिला। और हमारे पिताजी, भले ही हमारे पिताजी खेती करते थे, लेकिन हम लोगों पे खेती नहीं करवाया करते थे। मेरे पिताजी खेती भी करते थे, लेकिन और साथ में जो भी ये व्यापार करते थे, धंधा करते थे, चक्की चलाया करते थे, बहुत सारे काम एक साथ करते थे मेरे पिताजी। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से अपने मायके में बहुत अच्छा एंजॉय किया, बहुत कुछ हंसी खुशी बिताया। और मेरे पिताजी सरकारी डीपीएम थे। तो जब 5 बहनों की बात आती है, तो सबसे बड़ी मैं थी। तो पहले तो गांव में 6 तक गांव में पढ़ा, उसके बाद 4 किलोमीटर दूर पढ़ने जाना था। तो जब 4 किलोमीटर जाने पढ़ने के लिए जाना था, तो मेरे पिताजी एक ही बात बोलते थे कि मेरी लड़की अकेली जाती है, अगर भाई बड़ा होता तो उसके साथ चला जाया करता। तो उस जमाने में मतलब ये बोलते थे कि अगर कोई घर में बड़ा होगा तो वो साथ में चला जाएगा। लेकिन क्या हुआ, 2-3 साल मुझे पढ़ने दिया, 8 क्लास तक पढ़ने दिया। उसके बाद मेरे पिताजी ने बोल दिया कि अब नहीं जाओगे पढ़ने, क्योंकि माहौल अच्छा नहीं है और आप बड़े हो गए हो, तो आपको नहीं भेज सकते हम पढ़ने के लिए। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि शादी संबंध की बातें चलने लगी, बोलने लगे अब तो शादी करना पड़ेगी। तो जब शादी हुई मेरी, तो बहुत अच्छी शादी हुई। उस गांव में किसी, मतलब उस आस पास के एरिया में किसी की भी शादी नहीं हुई जैसी मेरी शादी हुई थी। तो जब मेरी शादी हुई, तो सब लोग देख के रह गए कि सेठ की लड़की की शादी है और बहुत अच्छी शादी की है। उसके बाद जब ससुराल में आए, तब जो भी मेरे सपने थे, सपने, नाम सपना जरूर है, लेकिन मैं सपना देखना नहीं जानती थी कि सपने कैसे होते हैं। सिर्फ ये जानती थी कि सोते हुए सपने होते हैं, वही सपने होते होंगे। मैं नहीं जानती थी सपने मतलब जागते हुए भी देखते हैं। तब ससुराल आए, उसके बाद ससुराल में जब मैं आई, तो मुझे पता था कि सर जो है ना पढ़ाई करते हैं। एक सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि पल पल पर मेरा सहयोग किया, मेरा साथ दिया, मुझे आगे बढ़ने में साथ देते हैं और मुझे सिखाते हैं। तो सबसे बड़े गुरु वो भी मेरे हैं, क्योंकि वो मुझे सिखाते रहते हैं। वो बोलते हैं नहीं आप कर सकते हो। जब कोई हौसला देता है तो आगे बढ़ने की अपन कोशिश नहीं छोड़ते। तो वो भी बहुत हौसला देते हैं। जब हम ससुराल, मेरे पिताजी बोलते थे कि मैं अपनी लड़की की ऐसी जगह शादी करूंगा कि जहाँ मेरी बेटी को खेती का काम ना करना पड़े, बाहर का काम ना करना पड़े, क्योंकि मेरी बेटी काम नहीं कर पाती बाहर। लेकिन बोलते हैं कि भगवान के आगे किसकी चलती है। मेरी शादी हुई, उसके बाद ससुराल आए। ससुराल में मेरी जो सासू माँ थी, 2 महीना बाद जिलाध्यक्ष बन चुकी थी। तो जब वो जिलाध्यक्ष बन चुकी, तो सारा जो भी काम का, घर का, बाहर का, खेती का, सब कुछ मेरे ऊपर आ गया। और जिस लड़की ने कुछ नहीं किया हो मायके में,
और उस लड़की को ससुराल में आके इतने सारे काम करना पड़े, तो फिर कितनी दिक्कत होती है। तो मैं अपने जो हस्बैंड है उनसे बोलती थी कि मुझे सिखाया करो, मुझे कुछ भी नहीं आता। तो खेती भी करती थी, भैंसें भी थी, उनको भी पालती थी। और मतलब बट फिर उसके बाद 2 साल मेरा बड़ा बेटा हुआ। जब मेरा बड़ा बेटा हुआ, तो उसको देखने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि मेरे ससुर टीचर थे और मेरी सासू माँ जिलाध्यक्ष थी, और ये एसटीडी पीयूसी चलाते थे और चक्की भी चलाते थे। तो इतने सारे सभी लोग काम करते थे, तो घर पे कोई नहीं था। तो मैं बच्चे को देखती और सारे काम करती, तब किसी के सहारे छोड़ के जाती बच्चे को। तो भैंसों के लिए घास मास काटने के लिए जाती थी। तो जब मेरा बच्चा घुटनों चल लेता था बड़ा वाला, तो जब घुटनों से चल चल के वो एक मिट्टी की नाद भरी रखी हुई होती है गांव में, तो वो भरी रखी थी, उसमें जाके मेरा बड़ा वाला बेटा उसमें गिर पड़ा। जब उसमें वो गिरा, तो मुझे पता नहीं चला कि मतलब क्या हो गया घर पे। जब मैं घर पे आई, तो सब लोग बोले कि शिवम नाद में गिर पड़ा था, नाद में गिर पड़ा था। उसको वहां दे करके उसका पानी निकाला। तो वो फिर मैं सर से गुस्सा होने लगी, जब आप बच्चे को कोई नहीं है देखने वाला, तो मैं काम करने नहीं जाऊंगी बाहर। लेकिन बोल तो देते हैं, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। तो जब बच्चे को देखने वाला कोई नहीं था, फिर भी हमने संघर्ष किया और काम करते रहे। उसके बाद हमें आइसक्रीम फैक्ट्री लगाई, बहुत सारी चीजें लगाई, एसटीडी पीयूसी लगाई। तो जब वो बंद हो गई, क्योंकि फोन आ गए, तो वो भी बंद हो गई। चक्की चलाई पहले, उसके बाद आइसक्रीम फैक्ट्री लगाई। आइसक्रीम फैक्ट्री लगाई तो हमने कर्जे से लगाई थी। आइसक्रीम फैक्ट्री कर्जे से क्यों लगाई थी? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे और मम्मी पापा हमारे को कोई पैसा नहीं दिया करते थे। तो जब हमने कर्जे से वो लगाई, तो जितना हम कमाते नहीं थे, पुरानी खरीदी थी, जितना हम कमाते नहीं थे उतना उससे ज्यादा उसमें लग जाता। जब उसमें उससे ज्यादा लग जाता था, रात भर जागते थे, खूब मेहनत करते थे, लेकिन उसमें कुछ नहीं आता था। फिर धीरे धीरे चलते रहे। फिर जेके जैन सर आए एक दिन, और आरसीएम हमने ज्वाइन किया। आरसीएम जब हमने ज्वाइन किया, तो मैं इनका साथ बिल्कुल नहीं देती थी। मैं बोलती थी कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते इसके सामान, और इसमें क्या आता है। तो पहली इनकम हमारी 300 रुपए आई थी। तो सर ने एक ही बात बोली थी कि धैर्य रखो, आएगा। लेकिन मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। मैं सर से बहुत लड़ती थी कि इसमें कुछ नहीं आता, आप इसमें क्यों काम कर रहे हो, और कुछ कर लो, कोई नौकरी कर लो। और इनका जो भी जो टीचर ये बन चुके थे, लेकिन सबसे पहला इनका नंबर था। और जो नेता लोग थे, उन्होंने पैसा लेकर इनका नाम काट दिया। तो उस दिन भी हमें बहुत ही दर्द हुआ कि सरकारी नौकरी लगने वाली थी और इन लोगों ने लगने नहीं दी। हमसे ले लेते पैसे, लेकिन सरकारी नौकरी लग जाने दी थी, लेकिन नहीं लगी। तो कहीं ना कहीं भगवान हमारा अच्छा कर रहा था, इसलिए हमारे लिए इतने संघर्ष दे रहा था। उसके बाद 2 साल तक हमारी जो सासू माँ थी, मेरी मम्मी बोलती थी कि उस घर में शादी मत करो, मेरी बेटी बहुत परेशान होगी। क्योंकि हमारी जो सासू माँ है, हमारी दूसरी सासू माँ है। तो धीरे-धीरे पहले तो मुझे बहुत प्यार करती थी हमारी सासू माँ, पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद उन्होंने बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। जब मुझे बहुत परेशान करना शुरू कर दिया, तो उम, सर से मैंने एक ही बात बोली थी कि अपन लोग कहीं बाहर जाके रहेंगे, चाहे मुझे झाड़ू-पोछा करना पड़े किसी का। तो सर बोले कि ठीक है। फिर हम लोग बच्चों को लेके बाहर आ गए, ग्वालियर आ गए, ग्वालियर में रहने लगे। जब ग्वालियर में रहने आए, जैसे ही संघर्ष पीछा नहीं छोड़ रहा था। जैसे ही हम ग्वालियर में आए, मेरे बड़े बेटे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, पीला पड़ने लगा एकदम। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूंगी। तो सर गांव में रहते थे, मैं ग्वालियर में रहती थी, और मेरे 2 भाई थे, वो भी ग्वालियर में रहते थे। तो मेरे पिताजी बोले कि आपके पास किराया देने के लिए नहीं है, तो मैं दूंगा किराया। तो मेरे पिताजी किराया दिया करते थे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। तो थोड़े दिनों तक उन्होंने किराया दिया, और मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब हो गई। तो मकान मालिक बोले कि सपना, एक काम करो, आप डॉक्टर को दिखा लो, चाहे भले ही मेरा किराया मत देना। तो मकान मालिक मेरे से ऐसे बोले, तो मुझे तसल्ली हुई कि कोई तो है हमारा। तो
जब उन्होंने ऐसा बोला तो एक बाबा आए, उन्होंने झाड़ा उसको, शाम तक उसको आराम मिल गया। बस ये कि मन में लगी थी कि हम आए तो हैं घर छोड़ के, लेकिन कहीं वापस ना जाना पड़े, नहीं तो कहेंगे बहुत गए थे ग्वालियर। आना पड़ा वापस। तो ऐसे ही धीरे-धीरे फिर उसके बाद मेरी बेटी हुई। बेटी हुई, उसके बाद आरसीएम हम करते रहे, उसके बाद आरसीएम करते रहे, होम मीटिंग करते रहे और जेके जैन सर बोले कि आप खड़े होकर होम मीटिंग दिया करो। तो मैं कहती थी मैं नहीं बोल पाऊँगी, तो बोले मैं लिख के देता हूँ वो बोलना। तो जैसे ही उनने लिखा मैंने कहा जी बोलूँगी मैं, लेकिन वहाँ गई तो सारा सब कुछ भूल गई, खड़ी हुई बस ऐसे लगा कि बस मुझे अटैक पड़ने वाला है, क्योंकि मैं बोल नहीं पाती थी। तो आरसीएम बिज़नेस ने मुझे बोलना भी सिखाया और हर जगह सम्मान भी मिलता है, और इतना संघर्ष किया, उसके बाद संघर्ष पीछा नहीं छोड़ रहा था। फिर उसके बाद आरसीएम करते रहे, आरसीएम एक दिन बंद हो गया। आरसीएम जब बंद हुआ फिर से हम मतलब बहुत संघर्ष में आ गए कि अब हम लोग क्या करेंगे? जब आरसीएम बंद हुआ तो इनने एक तेल होता है राइस ब्रान ऑयल, उसका धंधा किया। उसका धंधा किया, फिर से हमारे लिए घाटा लग गया। जब घाटा लगा, उसके बाद बोले अब क्या करेंगे? जो भी मेरी ज्वेलरी थी वो भी मैंने बेच दी, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं थे इतने कि हम धंधा कर सके। तो वो बिच गई। तो उसके बाद जब वो बिच गई, अब क्या करें, अब क्या करें? तो आरसीएम का मैंने इनसे कहा कि आप कहीं पे प्राइवेट जॉब कर लो। तो बोले नहीं, मैं प्राइवेट जॉब नहीं करूँगा। तो इन्होंने प्राइवेट जॉब नहीं की। उसके बाद हम दोनों धीरे-धीरे संघर्ष करते रहे। जैसे ही आरसीएम चालू हुआ, इधर से खुशखबरी आई, उधर से हमारे साथ एक और हादसा हुआ। जब वो हादसा हमारे साथ हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ कि मैं सोचती हूँ कि भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। तो मेरे साथ जो भी मेरी लड़की थी 9 साल की, तो सर मेरे पास साथ रहती नहीं थी, तो मैं अकेली डॉक्टर के पास दिखाने गई उसको। उसको दिखाने के लिए गई तो डॉक्टर बोला कि इसको बुखार आया है, तो इसकी दवाई ले जाओ। घर पे जब मैं पहुँची, तो उसका बुखार सही हो गया, फिर बेटे को आ गया। बेटे का बुखार सही हुआ, फिर बेटी को आ गया। तो मैं बेटी को लेके डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा आप इसकी जाँच करवाओ। जाँच करवाया तो मेरी बेटी ने एक ही बोला कि मम्मी मेरी जाँच मत करवाओ, मैं मर जाऊँगी। तो फिर जब उसकी जाँच करवाई, मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते। मुझे नहीं था पता कि क्या होने वाला है। हम लोग घर पे आ गए, बहुत अच्छे से खेलती रही, सब कुछ करती रही, और इसके पापा को भी हमने बुला लिया यहाँ पे। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला, मिला बड़ा कोई अच्छा डॉक्टर था, तो बोले सुबह दिखा लेंगे, इतनी तबीयत भी खराब नहीं है। रात में क्या हुआ? बोली मेरे को खिचड़ी बना दो। मैंने उसको खिचड़ी बनाई। जब उसको खिचड़ी बनाई तो उसने एक बार खा ली खिचड़ी, और रात में 12 बजे उठ के बोली मेरे को फिर से भूख लग रही है, मुझे खिचड़ी दे दो। मैंने कहा बेटा आप उठ के ले लो। मैं उठी भी नहीं। बस मैं रात में हम लोग 12 बजे के करीब सो गए। 1 बजे के करीब उसको उल्टी आई, मैंने सोचा इसने ज़्यादा खा लिया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला है। उसके बाद मैंने अपने पास लिटा लिया। दूसरी बार जब उसको उल्टी आई, उसके नाक से खून आ गया। जब उसको नाक से खून आया, तो मैं रोने लग गई। मैंने कहा पता नहीं आज मेरी बेटी को क्या हो गया। जब मेरी बेटी को क्या हो गया, तो एकदम से मेरे से एक ही आवाज़ में बोली, "माँ, आप मत रो।" बस ऐसे बोली, मैं "माँ, आप मत रो।" बस इतना कह के मेरी बेटी मेरे से बोली नहीं, बेहोश हो गई। फिर हम लोग हॉस्पिटल ले गए उसको। हॉस्पिटल ले गए, बहुत संघर्ष करते रहे। मैंने कहा अपने पास पैसे नहीं है। एक पिकअप सेंटर वाले हैं आरसीएम वाले, उन्होंने कहा आपके पास पैसे नहीं है, मैं दूँगा पैसे, लेकिन लड़की की जान बच जाना चाहिए। तो हम लोग जब उसमें पहुँचे हॉस्पिटल में, तो इलाज करवाते रहे। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने लिया नहीं, सरकारी में ले गए। 3 बजे मेरी लड़की एक्सपायर हो गई। लेकिन हम लोग बिल्कुल अकेले पड़ गए। दोनों ही लोग थे, हम अकेले पड़ गए। 10 दिन के लिए गाँव गए, गाँव से फिर आ गए यहाँ पे। फिर मैं रोती रहती थी, बैठी रहती थी, तो सर बोले मैं कैसे काम करूँगा?
जब आप ऐसे रहोगे तो मैं कैसे काम करूंगा। तो फिर मैंने अपने आप को संभाला। मैंने कहा सर से आप काम करो। फिर 2016 में हमने काम शुरू किया और आज हम बहुत अच्छी इनकम पर हैं। मतलब बहुत अच्छी इनकम पर हैं। लेकिन उस दिन एक ही बात लगती रही थी कि हमारे पास पैसा भले ही नहीं है, लेकिन मेरे पास 2 बच्चे हैं, मेरे 2 हाथ हैं। जिस दिन मेरी बेटी मेरे साथ से चली गई, मैं पूरी टूट चुकी थी। लेकिन आरसीएम को बहुत-बहुत धन्यवाद, मेरे गुरुदेव को बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे सँभाला। आज आरसीएम में मैं उस मुकाम पर हूँ कि आज मुझे हर जगह सम्मान मिलता है, लेकिन मैंने जीने की बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन आरसीएम के कारण ही मैं आज आपके सामने बोल रही हूँ। उसके बाद सभी लोग बोले कि एक और बच्चा कर लो कि लड़की फिर से लौट के आ जाएगी। उसके बाद 1 साल बाद फिर मेरे बेटा हुआ। बेटा हुआ तो अभी 6 साल का मेरा बेटा है और हम लोग आरसीएम में एक-एक रुपए के लिए तरसे हैं। और सर ये नहीं देखते थे अगर किसी को डेट दे दी, तो उनको जाना है। भले ही घर में कुछ भी होता रहे, हम लोग आज क बहाना कर देते हैं कि हमें बुखार आ गया, ये आ गया, वो आ गया। मुझे चिकन पॉक्स निकले थे और सिर में से रस्म बह रही थी और सर ने किसी को दे दिया था डेट कि मैं भीलवाड़ा चलूँगा। मुझे अकेले छोड़ के मेरा छोटा बच्चा 1 साल का भी नहीं था और हमें अकेला छोड़ के भीलवाड़ा चले गए थे। तो फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी को डेट दे दें वो फिर मुकर जाए। नहीं, अगर अपन को किसी को आगे बढ़ाना है, अपने जो भी अपने बहनें हैं या भाई हैं, सभी को आगे बढ़ाना है, सभी को आगे लेकर चलना है। क्योंकि संघर्ष तो आएँगे और संघर्ष एक बात मैं ये भी बता देती हूँ कि अगर हमारी दूसरी सासू माँ है, अगर हमें इतना संघर्ष नहीं दिया होता, तो आज हम यहाँ नहीं होते। मैं उनको आज बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया, उसके वजह से मैं आज आपके सामने बोल रही हूँ। मैं उनको आज बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। बोलते हैं कोई भी पेड़ छाया में बड़ा नहीं होता, उसको धूप ज़रूरी है। तो वो धूप हमें मिली, इसलिए हम लोग आगे बढ़ गए और हाईएस्ट इनकम मेरी 83,000 है और इतना अच्छा सिस्टम है कि सभी लोग यहाँ पर सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि अपन को सामान खरीदने से भी सम्मान मिलता है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है और इतना अच्छा सिस्टम है, इससे अच्छा सिस्टम नहीं हो सकता क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था। मतलब ये भी नहीं आता था कि आरसीएम क्या है? लेकिन आज मैं सबके सामने बोलती हूँ और आरसीएम बिज़नेस करती हूँ और सर मुझे छोड़ के 20-20 दिन के लिए बाहर चले जाते थे और मैं उनसे बोलती थी कि मुझे थोड़े से तो पैसे दे जाओ। तो आँखों में आँसू भर के रह जाते थे क्योंकि उनके पास भी पैसे नहीं रहते थे। तो फिर मैं भी नहीं बोलती थी कि उनके पास पैसे नहीं है। तो हम लोग बहुत ही दोनों समझदार हैं, कभी भी नहीं लड़ते, दोनों आपस में सुलह कर लेते हैं और आगे बढ़ने की बिल्कुल पूरी कोशिश करते हैं और हम अपनी टीम को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे जब तक जिएँगे, जब तक अपनी टीम को आगे बढ़ाते रहेंगे, अपनी महिलाओं को बोलने का बिल्कुल आगे बढ़ने का मौका देंगे। देखिए, गुरुदेव एक ही बात कहते हैं जब तक आप बोलना नहीं सीखोगे कुछ नहीं कर सकते। ले सभी को बोलना सीखना है, सभी को आगे बढ़ना सीखना है और चर्चा और खर्चा, सभी को चर्चा और खर्चा बहुत पहले भी करते थे और वही आज भी करना है। लेकिन ये सिस्टम है, वहाँ पर अपन ऐसे ही करते थे, अपने दादा ने किया, परदादा ने किया, सबने किया लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन यहाँ करेंगे तो अपनी तो सँवरी जाएगी जो भी ज़िंदगी है, लेकिन अपनी सभी की, अपने बच्चों की 7 पीढ़ियों की ज़िंदगी सँवर जाएगी अगर अपन ने यहाँ पर कर लिया। क्योंकि इतना अच्छा सिस्टम है, इस सिस्टम से सब कुछ मिलता है। एन्जॉय, पैसा, सब कुछ। बस सिर्फ़ अपने धैर्य रखने की ज़रूरत है। धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। अगर अपन ने पेशेंस और धैर्य रख लिया यहाँ पर, तो बहुत सब कुछ है। अगर पेशेंस नहीं रखा, तो कुछ भी नहीं। पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि हम छोटी-छोटी बातों में छोटा-छोटा संघर्ष आ जाते हैं तो हम रुक जाते हैं और रुक जाते हैं तो फिर से हमें ज़ीरो से शुरुआत करना पड़ती है। उसमें अपन को बहुत ही समय लगता है। लेकिन अगर हम लगातार भले ही धीरे चलें, लगातार चलते रहें, लगातार अगर अपन बढ़ते रहें, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिस्टम बहुत अच्छा है।
यहाँ पर किसी को देखा नहीं जाता कि तू काला कि गोरा कि कुछ कर नहीं सकता कि तू अनपढ़ कि तू पढ़ा लिखा, सब कुछ मिलता है यहाँ पर। लेकिन कहीं नौकरी लगती है तो पढ़ा लिखा पहले पूछते हैं। यहाँ पर कोई कुछ नहीं पूछता और सबको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। और हमने जो संघर्ष किया, मैं तो सभी बहनों से एक ही बात बोलना चाहूंगी, जो मैंने संघर्ष किया, जो मैंने गलती की। मैं भी एक बार बड़ी मीटिंग में गई थी, मुझे भी समझ में नहीं आता था, लेकिन वहां पर कपिल आए हुए थे झांसी में। सर बोले आपको समझ में नहीं आता, आज मैं आपको मीटिंग में लेके चलता हूँ। तो मुझे मीटिंग में जब लेके गए, वहां पर दोनों कपिल आए हुए थे, तो वो जब स्टेज से बोल रही थी तो मुझे एक ही बात लगी थी कि जब ये बोल सकती हैं तो मैं क्यों नहीं, ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। उस दिन से मेरे मन में आग लगी। उस दिन से मैंने कह दिया था सर से, चाहे कुछ भी करना पड़े करेंगे अपन आरसीएम, कितने ही संघर्ष से जूझना पड़े करेंगे हम आरसीएम। तो हम दोनों ने मिलकर जब आरसीएम किया तो स्टार पर जैसे लेवल पर हैं, और सभी गुरु माताओं का आशीर्वाद मिलता है, सभी गुरुदेवों का आशीर्वाद मिलता है, सारी टीम का आशीर्वाद मिलता है, और बहुत अच्छे से अपन इस सिस्टम को कर सकते हैं। थैंक यू। जय आरसी।